हेलो हाय गुड इवनिंग राम राम राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला में। बच्चों, आज हमको पढ़ना है ऑटोसोमल डिसऑर्डर में आपको पढ़ना है। देखिए, पहले आइए हम सिलेबस देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है। देखिए बच्चा, इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं 7वीं यूनिट। 7वीं यूनिट में हम जो है आपका ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में ये आपका बाकी है। ह्यूमन कैरियोटाइप बाकी है। हमने ये आपको क्रोमोसोमल एनामलीज में स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एब्रेशन का एग्जाम्पल के साथ हमने बता दिया आपको। अब हम आपको पढ़ाएंगे ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसिड्यू एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज के बारे में। ठीक है, आपका ये पेडिग्री एनालिसिस और ह्यूमन कैरियोटाइप ये दो चीज़ आपका बचा रहेगा। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था ये न्यूमेरिकल एब्रेशन के बारे में। न्यूमेरिकल एब्रेशन में हमने आपको यू प्लाइडी बताया था, ए न्यू प्लाइडी बताया था। ठीक है, यू प्लाइडी बताया हमने, ए न्यू प्लाइडी बताया, और हमने आपको क्या बताया था बच्चा, आटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलीसोमी, ना ये सब चीज़ें हमने आपको बताया था। ठीक है, आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है बच्चा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब, जैसे हमने आपको सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव पढ़ाया है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको रिकॉल कराएंगे। और जो आपका ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें मतलब जो ऑटोसोम्स हमारे हैं ह्यूमन में, जो ऑटोसोम्स है मतलब 22 पेयर है, इन ऑटोसोम्स में जो चेंजेस होने से कौन कौन सा डिजीज हो रही हैं ना, उसको यहाँ पे देखना है। तो ऑटोसोम में चेंजेस होने जो डिजीज है वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने जो पढ़ा था वो आपको याद होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। तो ये जो आपका ये जो हेडिंग है, इसको हम पहले देखेंगे ह्यूमन जेनेटिक डिजीज। ह्यूमन में जो जेनेटिक डिजीज है उसको लेकर हम आपको पहले डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आपके टॉपिक पे हम आएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी लेक्चर, कोई भी सिलेबस में हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं इंट्रोडक्शन। तो आपका इंट्रोडक्शन है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में ही आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसिड्यू, ये तो आपको एक्स वाई लिंक्ड भी पढ़ना चाहिए और वाई लिंक्ड भी, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड एक्स वाई लिंक्ड आपने पहले ही पढ़ लिया है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपके सिलेबस में दिया गया है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इसके बारे में आपको हमने यहाँ पे पढ़ाना है। बच्चा, आप एक्स लिंक्ड सॉरी आप सेक्स लिंक डिजीज पढ़े होंगे ना, उसी को याद करते हुए आइए हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, ईच एंड एवरी फीचर in any organism is controlled by one or more gene located on the DNA present on chromosome। देखिए, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, और डीएनए, देखिए ये क्रोमोसोम पे डीएनए है और डीएनए पे होते हैं जीन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो हमने बताया कि जैसे हमने आपको पढ़ाया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ना, मल्टीपल एलिज्म, तो किसी करेक्टर को एक जीन भी कंट्रोल कर सकता है, एक से अधिक जीन भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे बताया। अब तक हमने ये जान लिया ईच एंड एवरी फीचर, ईच और एवरी प्रत्येक, और जो प्रत्येक आपका फीचर है इन एनी ऑर्गेनिज्म किसी भी व्यक्ति में इज कंट्रोल्ड बाय वन और मोर जीन, एक या एक से जीन के द्वारा वो कंट्रोल होता है। वो कहाँ जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो जीन डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, और ये डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो नहीं लाइन आपको क्लियर हुई कि नहीं, आप यस या नो करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा तो आप बोलेंगे यस, नहीं क्लियर होगा तो नो बोलेंगे। ठीक है, आपने कहा यस मैम क्लियर हो गया। ओके बच्चा, आगे बढ़ें। देखिए, ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर रिलेटेड टू अल्टरनेशन इन डीएनए ओआरआर जीन इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। देखिए, क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट है, तो जीन के सीक्वेंस में चेंजेस होने से ना, जीन के सीक्वेंस में चेंजेस होने से देयर आर लॉट्स ऑफ डिजीज हो जाते हैं, जिसको यहाँ पे आपको ह्यूमन जेनेटिक डिजीज में पढ़ना है।
अब इस डिसऑर्डर को हम कैसे कैटेगराइज किए हैं? दीज डिसऑर्डर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब इन बार्न ईरर, मतलब जो फादर से या मदर से, यूं कह लीजिए पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं। और क्रोमोसोमल मतलब जो क्रोमोसोम में ही है वो प्रोजेनी में ही रह जा रहे हैं, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे डिसऑर्डर इन क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे क्रोमोसोम में डिसऑर्डर हो रहा है। और ये जो मेंडेलियन है, ये मेंडल की भांति एक प्रोजनी से दूसरे प्रोजनी में जीन के माध्यम से गैमीट के थ्रू ये ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो हमने आपको न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम में बताया है, वही आपको यहाँ पे देखना है। देखना क्या है, ये आपको ये वाला सेक्शन हमने आपको पढ़ा दिया है। क्राइडू चैट सिंड्रोम ना, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में बताइए कब होता है टर्नर सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम 21 वाले पेयर में क्रोमोसोम में, एडवार्ड 18 वाले में, पटाऊ 13 वाले में। टर्नर आप बताएंगे। ठीक है, टर्नर हमने बता दी ये मोनोसोमी का केस है। ठीक है, जो कि फीमेल में होता है, इसका 45 और एक्स हो जाता है, ये आपका टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हमने पढ़ लिया है। तो जो ह्यूमन डिजीज है, डिसऑर्डर है, दो टाइप के हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो प्रोजेनी से ट्रांसफर नहीं होंगे, ये तो म्यूटेशन द्वारा हो जाता है। लेकिन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, या फिर यूं कह लीजिए पेरेंट्स से सन्स में, डाटर्स में ये ट्रांसफर होंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर देखना है, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हमने आपको पढ़ा दिया है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमने स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम और न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम करके 2 लेक्चर में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। ओके बच्चा, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में देखिए, इन बार्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये जन्मजात एरर हैं, क्योंकि ये जीन लेवल में चेंजेस हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हुए। ये इन बार्न है, जब बेबी बर्थ हो रहा है इस डिजीज को लेकर ही बर्थ हो रहा है। ठीक है, डिसऑर्डर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग एज पर मेंडेलियन प्रिंसिपल। इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये डिसऑर्डर मेंडेलियन प्रिंसिपल की तरह ही वन प्रोजेनी से नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, मेंडेलियन प्रिंसिपल के द्वारा ही ये वन प्रोजेनी टू नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए इसको बोला जा रहा है। इसको क्या बोला जा रहा है बच्चा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये मेंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप के हैं। पहला है आपका, पहला क्या है बच्चा? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका सेक्स लिंग या सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सेक्स लिंग या फिर सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर मतलब ये ऑटोसोम के जो क्रोमोसोम है उसमें चेंजेस होने से वो ये होंगे डिजीज। तो इसके लिए बोला जाता है जो 22 क्रोमोसोम है ये ऑटोसोम है, और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये 6 क्रोमोसोम है। तो 6 क्रोमोसोम के चेंजेस में अगर कोई डिजीज हो रहा है तो वो 6 लिंक्ड होंगे। जैसे आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे एक्स लिंक्ड ना, एक्स लिंक्ड आपको पढ़ना है। हमने आपको वाई लिंक्ड और एक्स वाई लिंक्ड हमने आपको पढ़ा दिया है। एक्स लिंक्ड भी हमने आपको पढ़ाया है, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसिड्यू। आप तो चाहेंगे उस लेक्चर से आप कंप्लीट कर सकते हैं, वैसे हम यहाँ आपको फिर से पढ़ाएंगे। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में आपको पढ़ना है ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। देखिए आपके टॉपिक पे हम आ गए, आपको हम दिखा दें आपको क्या पढ़ना है। देखिए यही पढ़ना है आपको, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसिसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, आइए देखिए ऑटोसोमल डिसऑर्डर में यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ये कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोम का डिसऑर्डर है। मतलब जो आपके ऑटोसोम है, सोमैटिक क्रोमोसोम है, वहाँ से आपके ये वहाँ से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। ठीक है, जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, इसलिए या फिर ऑटोसोमल क्रोमोसोम ना, इसीलिए इसको बोला जा रहा है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के जीन कहाँ प्रेजेंट होंगे? ऑटोसोम पे प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसको बोला जा रहा है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्यों बोला जा रहा है बच्चा ऑटोसोमल डिसऑर्डर? क्योंकि इसके जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। आपको दो टाइप में इसके पढ़ना है, ये दो टाइप होंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव। अच्छा एक बात बताइए, कोई करेक्टर डोमिनेंट है तो वह अपने अपने इफेक्ट को कैसे शो करेगा? आप बोलेंगे मैम ये अगर डोमिनेंट है कोई करेक्टर,
ये चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, ये अपने कैरेक्टर को शो करेगा। जैसे हमने टाल प्लांट लिया था, अगर कैपिटल का टी है या कैपिटल टी है तब भी जो फिनोटाइप होगा ये टाल ही होगा। ये अपने फिनोटाइप को ड्वार्फ कब शो करेगा, जब यहाँ पे स्मॉल टी होगा तब फिनोटाइप यहाँ पे ड्वार्फ वाला होगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला जो प्रोजनी होगा वो इस केस में डिजीज्ड हो जाएगा। अगर कोई भी डोमिनेंट जीन है प्रोजनी में तब वो डिजीज्ड हो जाएगा। ठीक है, चाहे ये वाला केस हो या फिर ये वाला केस हो, इस केस में जो डोमिनेंट वाला है उसको डिजीज्ड हो जाएगा। ऑटोसोमल रेसिसिव वाले केस में क्या होगा, जब कोई जीन इस फॉर्म में है तभी वो डिजीज को काज करेगा। मतलब जो दोनों एलील्स हैं वो रेसिसिव वाले ही होंगे। दोनों एलील्स को प्रेजेंट होना ज़रूरी है, रेसिसिव वाला दोनों एलील्स प्रेजेंट होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे ये डिजीज यहाँ पे होंगे। जैसे आप एक टाल टी वाला, हम आपको ये वाला जो टाल ट्री वाला है पी वाले मटर का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, यहाँ पे ये वाला प्रोजनी है तब भी ये टाल होगा ना, और ये वाला प्रोजनी है तब भी ये टाल होगा। लेकिन जब स्मॉल टी होगा तभी ये ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो दोनों प्रोजनी से स्मॉल टी है ना तभी ये ड्वार्फ हुआ। मतलब स्मॉल ए कंडीशन चाहे आप किसी तरह से इसको सो, तो इस कंडीशन में यहाँ पे डिजीज होगा, यहाँ पे डिजीज इस कंडीशन में हो जाएगा। आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो डोमिनेंट और रेसिस्टिव में यही अंतर है कि यहाँ पे एक भी जीनोटाइप डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो यहाँ पे डिजीज्ड हो जाएगा। यहाँ पे डिजीज्ड होने के लिए दोनों रेसिस्टिव वाला जीनोटाइप प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के क्या क्या डिजीज हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट के कारण होते हैं, वो है आपके, पहला एग्जाम्पल है हंटिंगटन्स कोरिया। ध्यान से दीजिए आप लोग, बहुत सारे नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चा, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में पहला डिजीज है हंटिंगटन कोरिया। नेक्स्ट डिजीज है आपका अल्जाइमर डिजीज। अगला डिजीज है आपका पॉलीडेक्टाइली, हमने आपको पॉलीडेक्टाइली पढ़ाया है। ब्रैकीडेक्टाइली, नेक्स्ट है आपका ब्रैकीडेक्टाइली। और अगला है आपका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, या इसको एमडी से डिनोट करते हैं, या फिर आर्केनोडेक्टाइली। तो ये इतने सारे आपको एक्स लिंक डोमिनेंट है। ये किस केस में डिजीज काज करेंगे, इस केस में या इस केस का जीनोटाइप है तो ये डिजीज काज कर देंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको क्या पढ़ना है, हंटिंगटन्स कोरिया, एल्जाइमर डिजीज, पॉलीडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली और आर्केनोडेक्टाइली और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, अब जो ऑटोसोमल रेसिसिव है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, टे साइज सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये इंपॉर्टेंट है, टे साइज सिंड्रोम, फेनाइलकीटोनूरिया ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं ना, और सिकल सेल एनीमिया ये भी इंपॉर्टेंट है, अल्किप्टोनूरिया ये भी इंपॉर्टेंट, थैलेसीमिया और एल्बिनिज्म। इतने सारे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ना है। तो वन बाय वन हम एक एक दो दो लाइन्स आपको डिजीज के बारे में लिखे हैं, आपको याद करना है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में हंटिंगटन्स कोरिया, अल्जाइमर डिजीज, पॉलीडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली और क्या है बच्चा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, आर्केनोडेक्टाइली। ठीक है, और ऑटोसोमल रेसिसिव जो है वो है बच्चा आपका टे साइज डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेनाइलकीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, अल्किप्टोनूरिया, थैलेसीमिया, एल्बिनिज। देखिए बच्चा, एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एग्जाम में लिखना आ रहा है, ठीक है, अगर आपको दे दिया ऑटोसोमल डिजीज, नहीं दिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको लिखना है, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो आप जैसे मैं आपको ऐसे चार्ट वाइज पढ़ा रही हूँ ना, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आपको खिचड़ी नहीं बनाना है। जैसे मैं डायग्रामेटिक आपको पढ़ा रही हूँ, डायग्रामेटिक आपको बहकाना नहीं है, टीचर्स को डायग्रामेटिक आपको देना है। अगर आप डायग्रामेटिक लिखेंगे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे बहका नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको हंटिंगटन्स कोरिया पढ़ना है, अल्जाइमर डिजीज देखना है, पॉलीडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली, अरेक्नोडेक्टाइली और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और ठीक है, एमडी। और यहाँ पे ऑटोसोमल रेसिसिव में टे साइज सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेनाइलकीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, अल्किप्टोनूरिया, थैलेसीमिया और एल्बिनिज्म। इतने हो गए। अब वन बाय वन करके देखिए। पहले कौन सा देखेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट या रेसिसिव, बताइए जी। आपने बोला ऑटोसोमल डोमिनेंट पहले हम देखेंगे। कौन सा देखेंगे बच्चा, पहले हम देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। आप हेडिंग डाल दीजिए।
ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखिए पहला हमको देखना है हंटिंगटन्स कोरिया। आप हेडिंग डालिए हंटिंगटन्स कोरिया। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। किस केस में डिजीज कास्ट करेगा, मतलब एक भी जीनोटाइप होगा तो ये डिजीज कास्ट कर देगा। यहाँ पे क्या होता है बच्चा, हंटिंगटन्स कोरिया में, हमारे साथ बोलिए आप लोग हंटिंगटन्स कोरिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए म्यूटेटेड जीन है कोड ए सब्सटेंस जो कि एब नॉर्मल है विच इंटरफियर विथ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेन। जो यहाँ पे जीन है, यहाँ पे हंटिंगटन्स कोरिया में, ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक जीन होता है जो वो म्यूटेशन कर जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, म्यूटेशन करके अगर म्यूटेशन हो जाएगा वो एब नॉर्मल हो गया। ठीक है, म्यूटेशन या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, लेकिन यहाँ पे जो म्यूटेटेड जीन है वो एब नॉर्मल, मतलब अपने फंक्शन को, उसका फंक्शन एब नॉर्मल हो गया। एब नॉर्मल मतलब साधारण से ना हो गया, असाधारण हो गया। तब ये जो सबस्टेंस है वो जो ब्रेन की मेटाबॉलिज्म है ना, वहाँ से इंटरफेयर कर देता है। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इन ग्रेजुअल डैमेज ऑफ ब्रेन ना। अब क्या होता है बच्चा, जब बच्चे का मेच्योरिटी आते आते क्या होता है बच्चा, ऐसा जीन तो रहता ही है, मेच्योरिटी आते आते क्या होता है, वो जो सबस्टेंट है, एबनॉर्मल सबस्टेंट है, वो ब्रेन को डैमेज करने लगता है ना। उसकी जो सेल्स हैं ना, जो सेरिब्रम है, सेरिबेलम है ना, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन है, उसको डिजनरेशन उसका होने लगता है। मेच्योरिटी जब होता है, या 21 कर लीजिए या 80+ कर लीजिए, उस टाइम के बाद यहाँ पे डिजनरेशन होने लगता है, डैमेज होने लगता है। इसीलिए इसको बोला जाता है हंटिंगटन्स कोरिया। ये किससे रिलेटेड डिजीज है, ये आपका ब्रेन से रिलेटेड डिजीज। जो डिजीज पर्सन है उसको, उसमें क्या होगा, ब्रेन का एबनॉर्मल फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चा, अल्जाइमर डिजीज। ये भी आपका ब्रेन से रिलेटेड है। आपने जो, आप जब वायरस पढ़ रहे होंगे प्रियांश, वहाँ पे अल्जाइमर डिजीज आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब प्रियांश के कारण भी अल्जाइमर डिजीज होता है। यहाँ पे देखिए बच्चा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये आपको पता है। ड्यू टू प्रियांश स्लो वायरस, प्रियांश को क्या बोला जाता है, स्लो वायरसेस भी बोला जाता है। तो अल्जाइमर डिजीज किसके द्वारा होता है, प्रियांश के द्वारा। ये क्या होता है बच्चा, इस डिजीज में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ बीटा एमेलॉइड प्रोटीन। जो एमेलॉइड, एमेग होता है, AMYG होता है, थोड़ा इसको आप चेक कर देंगे। एमेक्लॉइड होता है, एमेक्लॉइड होता है, जो एमेक्लॉइड ना, इस बीटा एमेक्लॉइड प्रोटीन के ब्रेन में डिपोजिशन हो जाता है। इस कारण ह्यूमन का जो, सॉरी, जो जो एल्जाइमर पर्सन डिजीज वाले पर्सन है, उनको या मतलब ब्रेन उनका सही से काम नहीं करता है। ठीक है, पॉलीडेक्टाइली हमने आपको बताया, पॉली मतलब मैनी, डेक्टाइली मतलब डिजीज। यहाँ मोर देन 5 फिंगर होंगे। अब क्यों क्यों होता है ये पॉलीडेक्टाइल, ड्यू टू डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। किस कारण ये हो रहा है बच्चा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के द्वारा ये पॉलीडेक्टाइली हो रहा है। ब्रैकीडेक्टाइली मतलब, ब्रैकी मतलब 60। जिस व्यक्ति को ब्रैकीडेक्टाइली है उसमें क्या होता है, इनके फिंगर स्मॉल और पाम, इसकी जो फिंगर है इसकी और जो हथेली है वो स्मॉल हो जाएंगी। ठीक है, अर्कैनोडेक्टाइली, इसी को मार्फन्स डिजीज कहते हैं। अर्कैनोडेक्टाइली में क्या होगा बच्चा, स्पाइडर लाइक फिंगर। जो डिजीज्ड पर्सन है उसकी फिंगर स्पाइडर लाइक हो जाएगी। जो अब्राहम लिंकन थे, ये पहले पेशेंट थे इस डिजीज के। ठीक है, काज ड्यू टू एबनॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, टिश्यू के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनके एबनॉर्मल प्रोडक्शन से ये डिजीज होता है। तो आपने अब तक क्या पढ़ा बच्चा, आपने अब तक पढ़ा हंटिंगटन्स कोरिया। ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, क्योंकि जो एबनॉर्मल प्रोटीन है उस वो ब्रेन को डैमेज करने लगती है। अल्जाइमर डिजीज में बीटा एमेक्डोलाइड जो प्रोटीन है, इसका डिपोजिशन होने स्टार्ट हो जाता है ना। पॉलीडेक्टाइली में फिंगर मोर देन 5 हो जाता है। ये क्या है, ब्रैकीडेक्टाइली। आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ये भैया ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट, अगर आपको पेज भरना था तो ऐड ही कर सकते हैं। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। ब्रैकीडेक्टाइली में फिंगर और पाम इस्तेमाल हो जाएंगे। आप यहाँ भी दे देंगे भैया, ये इस केस में डिजीज काज करेगा। ठीक है, इस केस में डिजीज काज। आर्कैनोडेक्टाइली, इसी को मार्फन डिजीज कहते हैं। पहले पेशेंट इसके कौन थे, अब्राहम लिंकन थे। और इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो उसका एबनॉर्मल प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, अब हमको देखना है ऑटोसोमल रेसिव। ऑटोसोमल रेसिव में डिजीज किस केस में होगा, डिजीज इस केस में व्यक्ति को होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने शो किया है, डिजीज वाले पर्सन को दोनों जो रिसेसिव जीनोटाइप है वो प्रेजेंट होना जरूरी है।
ठीक है। तो पहला आपको इसमें पढ़ना है फेनाइल कीटोनूरिया। पहला क्या पढ़ना बच्चा? फेनाइल कीटोनूरिया। तो फेनिल आपका होता है एक एमिनो एसिड। क्या बच्चा? फेनाइल जो है आपका एमिनो एसिड। कीटो मतलब कीटोन पार्टी ना। यूरिया में फेनिल मतलब एक जो एमिनो एसिड है और कीटोन दोनों ही एक्सक्रीट होने लगते हैं। ठीक है। ये ऑटोसोमल रेसिसिव डिजीज है, ये वेल नोन है ना। यहाँ पे होता है डिजीज पर्सन डिफिशियंसी ऑफ लिवर एंजाइम लाइक फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या होता है बच्चा? जो डिजीज्ड पर्सन है उसके पास पीएएच एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाता है। जो डिजीज्ड पर्सन है, जो फेनाइलकीटोनुरिया वाला डिजीज, इसको ब्लैक ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं ना फेनाइलकीटोनुरिया को। अल्किप्टोनूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं। ठीक है। जो आपका फेनाइल कीटोनूरिया है, इसमें क्या होता है बच्चा? ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये आप जानते हैं। जो डिजीज्ड पर्सन है उनका जो लीवर होता है, लीवर में इनके पीएएच फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का ये फार्मेशन नहीं हो पाता, इसकी डिफिशियंसी हो जाता है। तो फेनाइल एलानिन जो फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, इसका काम क्या है बच्चा? देखिए, जो फेनिल एलानिन एरोमेटिक एमिनो एसिड होता है, जो फेनिल एरोमेटिक फेनाइल एलानिन डिहाइड्रोजिनेट हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये क्या करता है? इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। जो पीएएच एंजाइम है वो फेनाइल एलानिन एमिनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। तब बच्चा क्या होता है बच्चा? जब इसकी कमी हो जाती है तो ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो क्या होता है बच्चा? सो हाई लेवल ऑफ फेनाइल एलानिन इन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। तो हमारे क्या होता है बच्चा? अगर लीवर में फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में जो फेनाइल एलानिन अमीनो एसिड है इसकी अधिकता हो जाएगी, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन हो ही नहीं पा रहा है हमारे लीवर में। तो क्या होगा बच्चा? ये जो फेनाइल एलानिन अमीनो एसिड है ये ब्लड में और टिश्यू फ्लूइड में इसकी अधिकता हो जाएगी। अब क्या होगा? सो दिस इंक्रीज लेवल ऑफ फेनाइलएलानिन इन ब्लड इंटरफियर ब्रेन डेवलपमेंट। अब ये फेनाइलएलानिन के पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, तो भैया घूमते घूमते ये ब्रेन में जाएंगे, तो ब्रेन के डेवलपमेंट से ये इंटरफेयर करने लगते हैं। ठीक है। ब्रेन के डेवलपमेंट को अच्छे से नहीं होने देते। क्या होता है बच्चा? मसल्स एंड कार्टिलेज में भी डिफेक्टिव, मसल्स और कार्टिलेज भी डिफेक्टिव कर देते हैं। द पेशेंट कैन नॉट, देखिए इसका जो सेरिबेलम वाला पोर्शन होता है वही अफेक्ट होता है और कार्टिलेज और मसल्स भी इसकी अफेक्ट हो जाती हैं। इसलिए जो डिजीज पर्सन है फेनिलएलानिन का, वो बच्चा अच्छे से प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाता। हमने जो आपका यूरिन के बारे में ऊपर बताया था ना, ये वो अल्किप्टोनूरिया की बात थी, वो हम माफ़ी चाहेंगे बच्चा। ये आपका ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। क्या है बच्चा? ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। हमने आपको जो यूरिन वाले बता रहा था वो गलत है। ठीक है बच्चा। अब देखिए नेक्स्ट आपका है अल्किप्टोनूरिया। फेनाइलिन आपको वो आपने देख लिया। अब अल्किप्टोनूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। से ऐसे इसके वाला पेशेंट जो है ना बच्चा, उसमें क्या होता है? ये जो यूरिन जब ये डिस्चार्ज कर देंगे कुछ टाइम इनकी बाद इनकी यूरिन ब्लैक हो जाती है, जब वाटर से वो रिएक्ट कर लेती है यूरिन, क्योंकि उनके यूरिन में कोई केमिकल होता है। ठीक है। आगे हम बताएंगे आपको। देखिए, ये फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर विच वाज डिस्कवर्ड बाय ए गैराट। ये पहला जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको ए गैराट ने डिस्कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्किप्टोनूरिया, इसी को ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं, ये फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको ए गैराट ने डिस्कवर किया था। ठीक है। आगे देखें। डिजीज क्यों होता है बच्चा? ये डिजीज अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हेमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम HAD। ठीक है। HAO होमोजेंटेसिक जेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है। जो अल्किप्टोनूरिया वाला पेशेंट है उसके पास होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी हो जाती है। जैसे ऊपर हमने PAH एंजाइम कमी थी। ठीक है। अब जो होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम है HAO है, उसका क्या क्या बच्चा? HAO क्या करता है? जो होमोजेंटिसिक एसिड है, जेंटिसिक एसिड है, इसको अल्केप्टान भी बोलते हैं, इसको ये ब्रेक करता है CO2 और H2O में। अगर जब इसकी कमी हो जाएगी तो होमोजेनेटिक एसिड ज़्यादा हो जाएगी हमारी बॉडी में। तब क्या होगा बच्चा? इफ HAO absent, as result concentration of alkoptan increase in the body fluid and
पासिस वाया यूरिन, ये बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा हो जाएंगे और यूरिन के माध्यम से बाहर पास होंगे। यूरिन ऑन एक्सपोजर टू एयर टर्न्स ब्लैक, जब ये अल्काप्टान यूरिन में पास होता है बाहर, जब बाहर यूरिन डिस्चार्ज कर देता है पेशेंट, तो इसका यूरिन जब एयर के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि वहाँ पे अल्काप्टान है, अल्काप्टान रिजेक्ट करके यूरिन के कलर को ब्लैक कर देता है, इसीलिए इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इसीलिए इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका बच्चा सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें क्या होता है बच्चा, क्लोराइड आयन चैनल, जो क्लोराइड आयन चैनल होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम का चैनल होता है, जो क्लोराइड आयन का चैनल होता है वो अफेक्ट होता है। जैसे हमारे सेल मेम्ब्रेन में चैनल होते हैं ना, हमने आपको पढ़ाया है ना, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन चैनल अफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाना मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा, बॉडी प्रोड्यूस एबनॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन विच इंटरफेयर विथ साल्ट मेटाबॉलिज्म, जो जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है उनकी बॉडी एबनॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करने लगती है, जो क्या करती है बच्चा, साल्ट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चा, इनका अगर क्लोराइड चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब सही से काम नहीं करेंगे, तो स्वीट बिकम्स रिच इन NaCl, हमारे स्वीट में जो हमारा पसीना है उसमें NaCl की मात्रा अधिक हो जाएगी। अब क्या होगा बच्चा, एन एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ मसल्स, म्यूकस ब्लॉक्स, लंग्स, पैनक्रियाज एंड लीवर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस का एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो जाएगा, म्यूकस जो म्यूकस ढेर सारे बन जाएंगे और ये ब्लॉक्स भी हो जाएंगे, लंग्स में, पैनक्रियाज में और लीवर में म्यूकस ब्लॉक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस का ढेर सारा सिक्रीशन हो गया। अब क्या होगा बच्चा, इट इज़ डिफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, और ये क्या होगा बच्चा, जब म्यूकस ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस आपका डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिजीज़ है। नेक्स्ट है आपका बच्चा सिकल सेल एनीमिया, इसमें देखें जो हमारी आरबीसी है ना, एरिथ्रोसाइट, वो सिकल सेप्ड की हो जाती है। ठीक है, वैसे तो हमारी आरबीसी बाई कॉन्वेक्स होती है, वो सिकल सेप्ड की हो जाती है। इसमें क्या होता है बच्चा, इन दिस सिक्स्थ एमिनो एसिड दैट इज ग्लूटामिक एसिड ऑफ बीटा चेन रिप्लेस्ड बाय वैलिन, जो देखिए बच्चा आपका हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन है ना, उसकी क्वालिटी में चेंजेस होता है। जो हीमोग्लोबिन है आपका वो ना, वो जो दो चेन से बना होता है, दो अल्फ़ा और दो बीटा चेन से। तो इसका जो बीटा चेन है बच्चा, बीटा चेन के 6 एमिनो एसिड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो 6th एमिनो एसिड है आपका, छठवां वाला एमिनो एसिड है, उसका जो होता है बच्चा, ग्लूटामिक एसिड के जगह पे यहाँ पे वैलिन आ जाता है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह के जो 6th एमिनो एसिड में क्या होता है बच्चा, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन, वैलिन के द्वारा ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड हो जाता है। ये कैसा डिजीज है बच्चा, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये क्वालिटेटिव एनीमिया है, क्योंकि यहाँ आरबीसी के क्वालिटी में चेंजेस हो रहा है ना, हीमोग्लोबिन चेंज हो जा रहा है। सो एचबी इज द, जो बचा ना, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के क्वालिटी में, क्योंकि इनके शेप में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब ये शेप में चेंज होने से क्या होता है बच्चा, अनेबल टू कैरी O2, अगर आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाएगी, हंसिए के आकार की हो जाएगी, तब ये ऑक्सीजन को कैरी करने में अनेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका शेप डिफेक्ट हो जाता है। तो ये है आपका क्या है बच्चा, सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है बच्चा, जो बीटा चेन का 6 नंबर का एमिनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, वो वैलिन के द्वारा रिप्लेस हो जाए किसी कारण से, तो व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। इसमें क्या होता है बच्चा, आरबीसी सिकल सेप्ड हो जाती है, तो क्या होता है, इनसफिशियंट टू कैरी O2। ठीक है, ये आपका होगा सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है आपका बच्चा, नेक्स्ट है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है बच्चा, ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव एनीमिया है। इसमें क्या होता है बच्चा, क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है, नंबर है, हीमोग्लोबिन के नंबर में, क्वांटिटी में मतलब उसके अमाउंट में डिक्रीज होता है। वहाँ तो आरबीसी की क्वालिटी में चेंजेस हो रहा है,
हीमोग्लोबिन की क्वालिटी में ना, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, मात्रा में चेंज हो रहा है। इसे कूलीज डिजीज भी कहते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन का यहाँ पे हमने सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है इसके पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है, ठीक है। अल्फा चेन में 141 एमिनो एसिड होता है, बीटा चेन में 146 एमिनो एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सिकल सेल एनीमिया में जो इसके 6 नंबर का एमिनो एसिड है बीटा चेन में, वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, तो इसके क्वालिटी में चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया में क्या है, जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी हो जाती है, इसको बोला जा रहा है थैलेसीमिया। नेक्स्ट आपका छठवां है गाउचर्स डिजीज। गाउटर डिजीज क्या है बच्चा, ये ऑटोसोमल रेसियो है, इस कंडीशन में डिजीज को काज करेगा, ठीक है बच्चा। इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी है ग्लाउको ग्लूकोसेरेब्रोसाइड सेरेब्रोसिडेज एंजाइम, ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। ये क्या होता है बच्चा, ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है और इसका फंक्शन क्या है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में फंक्शन है इसका बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है बच्चा, ये ऑटोसोमल रेसिस्टिव डिजीज है, डिफिशियंसी ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम। जो टायरोसिनेज एंजाइम है इसकी डिफिशियंसी हो जाती है यहाँ पे। टायरोसिनेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, टायरोसिन एक एमिनो एसिड है, एरोमेटिक एमिनो एसिड है। टायरोसिनेज एंजाइम क्या करता है, जो टायरोसिन एरोमेटिक एमिनो एसिड है उसको 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फेनिलैनिन में ब्रेक करता है, ठीक है। अब ये DHPA इसका शॉर्ट फॉर्म है, डाई हाइड्रोक्सी फेनिल एलानिन, ठीक है। अब ड्राई हाइड्रोक्सी फेनिल एलानिन लेटर क्या होता है बच्चा, ये मिनालिन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, जब इसके टायरोसिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी होगी तो टायरोसिन ब्रेक नहीं होगा और मिलानिन का फार्मेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लॉस ऑफ मिलानिन का फार्मेशन नहीं हो पाता है क्योंकि ये अब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। तब क्या होगा बच्चा, हेंस पर्सन सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म कैन नॉट सेंसिटाइज मिलानिन पिगमेंट। तो जो बच्चा जो बेबी ये एल्बिनिज से सफ़र कर रहा है उसकी बॉडी में मिलानिन का अच्छे से सेंसेस नहीं हो जाती, इसलिए उनकी बॉडी चितकबरी हो जाती है, वो एल्बिनिक पर्सन होते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रेसिस्टिव डिजीज। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एक्स लिंक्ड रेसिस्टिव बताएंगे। थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।